गुड मॉर्निंग क्लास। मैं शिल्पी शर्मा स्वागत करती हूँ कृष्णा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इससे पहली वाली श्रृंखला में हमने राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करे थे और उसमें हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि राजस्थान के अभी वर्तमान में जो राज्य सूचना आयोग है उसका अतिरिक्त कार्यभार किसे दिया गया। तो उस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन के अंतर्गत मैंने आपसे कहा था कि मैं इस क्वेश्चन को आपको ज़्यादा नहीं समझाऊंगी, क्योंकि केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग कैसे कार्य करता है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय सूचना आयोग की। केंद्रीय सूचना आयोग की। अब केंद्रीय सूचना आयोग जो है ये क्या है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय सूचना आयोग जो है ये एक आरटीआई एक्ट के द्वारा जब भी हम किसी व्यक्ति के बारे में कोई सूचना मांगना चाहते हैं, किसी संस्था के बारे में सोचना चाहते हैं, तो वो हमारा आ जाता है किसमें, केंद्रीय सूचना आयोग। और दो आयोग है, राज्य सूचना आयोग। यानी सूचना के अधिकार को अगर हम विस्तृत रूप से संदर्भित करें तो हमारे संविधान में इन दोनों संस्थाओं का उल्लेख दिया गया है। अच्छा, अब अगर बात करते हैं भाई सूचना के अधिकार में क्या क्या है क्या नहीं है, तो ध्यान रखना जब आप केंद्रीय सूचना आयोग या फिर राज्य सूचना आयोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आरटीआई एक्ट। तो आरटीआई एक्ट मतलब सूचना का अधिकार। तो आरटीआई एक्ट, आरटीआई एक्ट, तो आरटीआई एक्ट हो जाएगा 2005। ध्यान रखिएगा आरटीआई एक्ट 2005 बना, यानी सूचना का जो है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, और पहली बार 15 जून 2005 को लागू हुआ। ध्यान रखिएगा 15 जून 2005 को सबसे पहले आरटीआई एक्ट लागू हुआ। जबकि अगर इससे भाई स्टार्टिंग तो हुआ था 15 जून से, लेकिन अगर पूर्ण रूप से बात करें तो पूर्ण रूप से 12 जून, पूर्ण रूप से 12 अक्टूबर है, जून नहीं है, 12 अक्टूबर, पूर्ण रूप से 12 अक्टूबर को ये पारित हुआ। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पूर्ण रूप से लागू कब हुआ तो 12 अक्टूबर, और सबसे पहले लागू कब हुआ तो आपने बताना है कि 15 जून। तो आपसे ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इवन पूछे भी गए हैं। और इसी वजह से 12 अक्टूबर को सूचना अधिकार दिवस मनाया जाता है। सूचना अधिकार दिवस मनाया जाता है किस डेट से, जब से सूचना का जो अधिकार है ये पूर्ण रूप से लागू हो गया, यानी 12 अक्टूबर को। आई थिंक आपको यहाँ तक की ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने जो हेडिंग डाली है केंद्रीय सूचना आयोग, मैं आपको केंद्रीय राज्य दोनों ही पढ़ाऊंगी, लेकिन पहले जो है आप इसको क्रम से समझेंगे फिर हम वहाँ तक पहुँचेंगे। अब जैसे आपने कहा कि भाई ठीक है, आपने बताया कि एक तो केंद्रीय सूचना आयोग होता है और एक राज्य सूचना आयोग है। तो ये बताएं कि भाई आज अगर हमें किसी के ऊपर आरटीआई लगानी है, किसी से कोई सूचना प्राप्त करनी है, तो आप कहाँ जाएंगे, भाई कोई ना कोई तो अधिकारी होगा। तो ध्यान रखना सूचना प्राप्त करने के लिए, किसी संस्था किसी व्यक्ति विशेष की सूचना प्राप्त करने के लिए हर सरकारी संगठन में, ध्यान रखना अभी मैं केंद्रीय तक तो पहुंची नहीं हूं, अभी मैं आपको बता रही हूं आरटीआई एक्ट क्या है। तो सूचना प्राप्त करने के लिए, सूचना प्राप्त करने के लिए जो अधिकारी होता है, जो अधिकारी है, उस अधिकारी का नाम क्या है, तो ध्यान रखना उस अधिकारी का नाम है PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो सूचना अगर आप कहीं जाते हैं, सूचना प्राप्त करते हैं, तो उस सरकारी अधिकारी का नाम होता है PIO। इसका फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो आई थिंक समझ में भी आ गया होगा, जो पब्लिक को क्या दे, सूचना दे। तो अभी तो हमें अगर किसी अधिकारी से सूचना प्राप्त करनी है
तो वो अधिकारी है पीआईओ। अब पीआईओ से अगर आप संतुष्ट नहीं होते हो, आपको लगता है कि पीआईओ की जो भी बातें हैं या तो ये हमें जवाब नहीं दे रहा है, हमने किसी के बारे में सूचना मांगी, ये हमें उस सूचना के बारे में बता नहीं रहा है, तो क्या करें? तो बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर ये अधिकारी आपको सूचना नहीं देता है या फिर सूचना देने में ज़्यादा समय लगाता है तो आप अपील कर सकते हो। और अपील किसे करोगे? एओ को। तो इसके ऊपर कौन होता है? तो इनके ऊपर होता है एओ अधिकारी। इसका फुल फॉर्म क्या है? अपीलीय ऑफिसर। अपीलीय ऑफिसर। तो सबसे पहले आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं राज्य सूचना आयोग या फिर केंद्रीय सूचना आयोग, तो पहले हमें उसकी जड़ पर कार्य करना है। जड़ का मतलब हमें ये पता करना है कि भाई जो हम सूचना बोल रहे हैं या सूचना दे रहे हैं वो आरटीआई एक्ट कैसे कार्य करता है, किस संस्था में जाओगे, उस संस्था का व्यक्ति क्या कहलाता है, तो वो है पीआईओ। और अगर आपकी पीआईओ अगर आपकी बात नहीं सुनता है तो हमें कहाँ जाना है? एओ के पास में। एओ का फुल फॉर्म मैंने बता दिया और पीआईओ का फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया। अब अगर आप बात करते हैं कि भाई एओ क्या करता है, तो देखिएगा एओ केवल 2 ही कार्य करेगा। एओ को कोई भी सजा देने का अधिकार नहीं है। एओ अपने नीचे वाला जो संस्था है यानी पीआईओ अधिकारी, उसे डांटेगा भी नहीं कि भाई आपने ये सजा, ये आपने जब किसी व्यक्ति ने ये सूचना पूछी थी तो आपने ये क्यों नहीं दी। एओ केवल 2 कार्य करता है, एक तो या तो वो जो सूचना पूछी गई है उसको जवाब दे दे या फिर खारिज कर दे। ये अपने नीचे वाले अधिकारी को डांटेगा नहीं कि आपने इसमें डिले क्यों करा है, ध्यान रखिएगा। तो एओ केवल 2 ही कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा? तो एक कार्य तो करेगा, या तो सूचना दे देगा, या तो सूचना दे देगा और या फिर वो सूचना अगर इसको लगती है कि मेरे देने से उसके पहलू कुछ गलत भी हो सकते हैं तो ये सूचना जो है खारिज भी कर सकता है। तो ये बात आई किसके बारे में? ये आई आपके पीआईओ, और पीआईओ से हमने पढ़ा एओ। तो ये आपको ध्यान रखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर मैं आने वाले वीडियो में अब आपको ये बताऊंगी कि अगर हमें किसी के बारे में कोई सूचना चाहिए तो उस सूचना की हमें कितना पैसा पीआईओ को जमा कराना पड़ेगा, जो फॉर्म हम भरते हैं, और ये सूचना हमें कितने दिन में मिल जाएगी। जैसे मान लो कोई हमने एग्जाम दिया, अब आपको लगता है कि उस एग्जाम में हमारा जो है सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन मान लो नहीं हुआ, आपको मन में लगता है कि मैंने तो क्वेश्चन सही करे थे, मेरे उसके अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स नहीं आए, तो आप पीआईओ ऑफिसर के पास जाएंगे, एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल करेंगे, उसकी राशि मात्र 10 रुपये है। जबकि अगर हम बात करते हैं ये राशि जो है बीपीएल वालों के लिए तो 10 रुपये भी नहीं लगेंगे, और अगर साधारण व्यक्ति है, इसके अलावा कोई व्यक्ति है 10 रुपये देगा। आप चेक से दो 10 रुपये, आप चाहे कैश दो, जिस भी माध्यम से देना चाहते हो सभी माध्यम वहां पर अवेलेबल है। पर 10 रुपये की रकम बहुत छोटी सी है तो कैश में ही ये कार्य हो जाता है। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं इसके आगे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने अभी क्या पढ़ा कि अगर कोई सूचना है और वो सूचना हमें प्राप्त करनी है तो हमने पीआईओ ऑफिसर को बोला। अब पीआईओ ऑफिसर क्या करेंगे? वो या तो सूचना दे देंगे, और अगर हमें लगता है कि वो पीआईओ यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अगर वो सूचना नहीं देते हैं तो हमने एओ को इस बारे में अपील कर दी। अब अगर आपसे पूछे कि वो सूचना जो आपने मांगी है वो सूचना कितने दिनों में प्राप्त हो जाएगी, तो इसके लिए आपको 3 दिन याद करने हैं, यानी सूचना प्राप्ति की अवधि। सूचना प्राप्ति की अवधि, तो सूचना प्राप्ति की अवधि क्या होने जा रही है? 3 दिन। कौन कौन से 3 दिन बेटा? 30 दिन, 40 दिन और 48 घंटे। या तो आपको 30 दिन मिलेगा, या आपको 40 दिन मिलेंगे, या फिर आपको 48 घंटे मिलेंगे। अब आप कहेंगे मैडम ये समझ में नहीं आ रहा है कि चक्कर क्या है, 48 घंटे 40 दिन। तो देखिएगा इसमें क्या है, अगर आप पीआईओ से कोई ऐसी सूचना मांगते हैं जो वो देने में सक्षम है, यानी वो फटाफट से वो सूचना दे देगा, तो इस प्रकार की कोई सूचना वो जो तुरंत उसको प्रोवाइड करवा दे, कोई गंभीर सूचना ना हो, तो उसमें उसको 30 दिन यानी लगभग 1 महीने का जो है वो समय लगता है। लेकिन अगर
अगर सूचना थर्ड पार्टी से संबंधित है, यानी ये तो है पीआईओ ऑफिसर, ये हम लोग हैं, हम इससे कह रहे हैं पीआईओ ऑफिसर से कि हमें सूचना चाहिए, और सूचना किसकी है, सूचना मान लो इस थर्ड आदमी की है, इसकी सूचना चाहिए, तो इसमें ये जो पीआईओ ऑफिसर है ये 10 दिन एक्स्ट्रा भी ले सकता है, टोटल इसको 40 दिन मिल जाते हैं। क्यों ये दिन एक्स्ट्रा होते हैं, क्योंकि पीआईओ ऑफिसर उस थर्ड पार्टी से पहले जाएगा, उससे बात करेगा कि आपके खिलाफ इस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति का नाम वो नहीं लेता है, वो ये कहता है कि भाई किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ इस प्रकार की सूचना मांगी है, अगर आपको उचित लगता है तो क्या मैं ये सूचना दे दूं। अगर वो व्यक्ति मना करता है कि नहीं मेरे को ये सूचना नहीं देनी है, तो भी पीआईओ ऑफिसर अपने विवेक के अनुसार वो सूचना दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। केवल वो इसलिए पूछता है कि उसके द्वारा उसको ये पता पड़ जाता है कि हाँ इससे कुछ नेगेटिव पहलू भी हो सकते हैं, व्यक्ति इसका दुरुपयोग भी कर सकता है। आपको बता दिया जाए, हमारे भारत में जो डीएनए टेस्ट होता है, आपको पता होगा 1986 के बाद में उसको मान्यता मिली थी डीएनए टेस्ट को। और डीएनए जब भी किसी का टेस्ट होता है ना, ये बहुत ही समझिएगा आप, हमारे देश में कितना मतलब अपनी प्राइवेसी को लेकर कितनी जो है संविधान बना हुआ है, कितना हार्ड सख्त कानून है। डीएनए टेस्ट अगर किसी का होता है, चाहे वो अपराध करने वाला व्यक्ति जिस भी लेवल पे है, तो पहले उससे संबंधित ये उससे पूछा जाता है कि आपका डीएनए टेस्ट होगा, क्या हम आपको ये डीएनए टेस्ट करवा दें आपका। अगर वो व्यक्ति मना करता है, उसके बावजूद अगर ये लगता है कि भाई ये लोक हित के लिए जरूरी है तो होता है, अन्यथा अगर व्यक्ति के मना कर दिए जाने पर डीएनए टेस्ट जल्दी से नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, तो सोच लीजिएगा कि इतने बड़े अगर कोई क्रिमिनल वगैरह होता है या 7 वर्ष से ज़्यादा उसने सज़ा काटी है, कम की काटी है, तो उनको डीएनए टेस्ट थोड़ा पूछा जाता है। हाँ, कोई ऐसे कैदी होते हैं जिनको 7 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा मिलती है या फिर फांसी की सज़ा हो जाती है, तो उनसे तो पूछा नहीं जाता है, फिर तो उनका डीएनए टेस्ट हो जाता है। तो यही एक बात है कि यहाँ पर भी यही है कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी से कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या होगा, तो ये होगा कि आपको वो जो सूचना है उसके बारे में पहले पूछा जाएगा उस थर्ड पार्टी से कि ये सूचना दे दी जाए या नहीं दी जाए, और अगर वो कहता है कि ठीक है आप इस सूचना को दे सकते हो, तो ये जो कार्य है ये हो जाता है। तो इसमें कितने दिन लगे, हमने पढ़ लिया, इसमें लग गए 40 दिन। अब बात करते हैं 48 घंटे की। अगर कोई सूचना ऐसी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी किसी के जीवन मरण पर आधारित है, मान लो कोई ऐसा हो कि किसी को गलत इंजेक्शन दे दिया गया हो और उस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट हो गया, वो व्यक्ति मरने वाला हो, तो वो फटाफट पूछता है भाई जल्दी बताओ ये इंजेक्शन कहाँ बना, कैसे बना, क्या बना, ये मेरे जीवन मरण पर आधारित है, बाद में मैं ये सूचना मेरे कोई काम की नहीं रहेगी। तो इसमें अगर ऐसा लगता है कि कोई सूचना जीवन मरण पर आधारित है, बहुत ही गंभीर समस्या है, तो ऐसा होने पर 48 घंटे के अंदर अंदर सूचना प्रोवाइड हो जाती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आया कि सूचना का अधिकार कैसा है, तो ये एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार जो है एक विधिक अधिकार है। तो आप सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो अब जो है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है या अगला जो है वो क्या है, देखिएगा। अब आपने यहां तक ये तो पढ़ लिया कि सूचना के अधिकार में हम पहले कहां पर गए, पीआईओ के पास गए, पीआईओ की फुल फॉर्म आपने पढ़ ली है, फिर हम गए एओ के पास में, एओ के बारे में जान लिया है, सूचना कितने दिन में दी जानी है वो जान लिया है, कितने रुपए लगते हैं मैंने वर्बली आपको बता दिया है, 10 रुपए लगते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है कि अगर एओ भी सूचना खारिज कर दे, अब इस लिस्ट को आप गौर से समझिएगा, देखिएगा, बात ऐसी है, हमने सबसे पहले क्या लिया, पीआईओ, हम इसकी सूचना से संतुष्ट नहीं हुए या फिर इन्होंने सूचना देने में डिले कर दिया, तो हम कहां पर गए, हम गए एओ के पास में। अब अगर आपको लगता है कि एओ यानी अपीलीय ऑफिसर भी इस जो हमने सूचना मांगी है उस सूचना को देने के लिए मना कर दे, तो क्या होगा, तो फिर हम जो है इसके ऊपर भी हमारे पास एक चांस बचता है, तो हम जाएंगे SIC या फिर
CIC के पास में। देखिएगा मैं आपको कैसे जो है धीरे धीरे समझा रही हूँ, कैसे मैं आपको ये बिल्कुल टॉप तक लेकर गई हूँ। CIC का मतलब केंद्रीय सूचना आयोग, सेंटर इंफॉर्मेशन कमीशन, और SIC राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन। इन दोनों का कोई संबंध नहीं है, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसा मामला नहीं है। कहीं आप सोचो कि भाई जैसे हम हाई कोर्ट में कोई अपील करते हैं और हाई कोर्ट ने हमारी अपील ठुकरा दी या हाई कोर्ट ने हमारी कोई बात की मंजूरी नहीं दी तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील रखते हैं। समझ में आपको आ गया? ये ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अगर वो मुद्दा SIC यानी राजस्थान से संबंधित है, स्टेट से संबंधित है, तो आप SIC के पास जाएंगे, और अगर वो मुद्दा सेंटर से संबंधित है तो आप कहां जाएंगे? केंद्र के पास। इन दोनों का कोई संबंध नहीं है, इस बात को आप बिल्कुल लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और इस प्रकार अब जो है, अब हम चलेंगे किसके पास में? इनके पास में। यानी अब आपके एक क्वेश्चन और देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई राज्य से संबंधित मामला है तो हम कहां जाएंगे? हम जाएंगे SIC के बाद में के पास में। अगर मामला केंद्र सरकार से संबंधित है तो हम कहां पर जाएंगे? हम जाएंगे CIC के पास में। तो आपको ये क्वेश्चन भी मन में आ रहा होगा, कौन से मामले हैं जो केंद्र वाले होते हैं, कौन से मामले की आप बात कर रही हैं जो राज्य के बारे में है? तो सुनिएगा, देखिएगा, 3 सूचियां आपको पता होगा। 3 सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनमें बहुत सारे विषय हैं, जैसे वन को हमने रखा है समवर्ती सूची में, पुलिस विभाग को हमने रखा है राज्य सूची में, और अगर बात करते हैं रेलवे, उसको हमने रखा है केंद्रीय सूची में। ऐसी पूरी लिस्ट है, तो मैं आपको वो भी अगर आगे कुछ वीडियोज आते हैं तो मैं बताऊंगी आपको, लेकिन फिलहाल के लिए आप ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन से विषय आते हैं। यदि कोई विषय राज्य सूची से संबंधित हो, अगर कोई विषय राज्य सूची से संबंधित हो, राज्य सूची से संबंधित हो, तो हमें कहाँ जाना है? तो जाना है SIC के बाद में के पास में, यानी स्टेट। और अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर वो केंद्र यानी संघ सूची से संबंधित है, जिस पर संघ सरकार, केंद्र सरकार कानून बनाती है, संघ सूची, तो हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे केंद्र सरकार के पास में। और अगर आपके दिमाग में फिर एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, तो मैम फिर ये तो बताएं, अगर कोई विषय समवर्ती से है, अगर कोई विषय समवर्ती सूची से है, तो इस विषय में आप किसी भी, यानी आपके पास ये बिल्कुल ऑप्शन खुल जाते हैं कि आप SIC के पास भी जा सकते हैं और CIC के पास भी जा सकते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। और अब हम पहुँच चुके हैं SIC और CIC, और अब यहीं से ही सबसे पहले हम CIC पढ़ेंगे, यानी केंद्रीय सूचना आयोग, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे राज्य सूचना आयोग। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आगे हम देखते हैं कैसे हमें जो है आगे इसके बारे में और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। चलिए, तो अब जो है हमारा जो हमने शुरू किया था टॉपिक के स्टार्टिंग में, उस पर हम पहुंच चुके हैं। सबसे पहले है केंद्रीय सूचना आयोग, ये हमारा टॉपिक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे राज्य सूचना आयोग के बारे में, लेकिन पहले हम ये पढ़ लेते हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको ये अच्छे से आ जाता है तो राज्य सूचना आयोग में ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होने वाली है। सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर। स्थापना हुई 12 अक्टूबर 2005 को। याद कैसे करना है, ट्रिक भी समझिएगा। जैसे अगर मम्मी कहती है बच्चे को, बेटा मुझे सूचना दे दे, तो कहाँ कहाँ गया था, आज तूने कितने रुपए का जो है घपला किया, सही सही सूचना दे दे, तो मम्मी जो है ना पंजा दिखाती है। क्या दिखाती है? पंजा, कि या तो सही सही सूचना दे दे, नहीं तो जो है एक थप्पड़ पड़ जाएगा। तो मम्मी ने क्या दिखाया? पंजा। तो जब भी कभी सूचना की बात आए तो आपको बता देना है 2005, और 12 अक्टूबर की डेट मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूं कैसे ये आया था। अब इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो ध्यान रखना,
अगर हम सदस्य की बात करें, अगर हम सदस्य की बात करें तो इसमें सदस्य होते हैं टोटल 10। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, टोटल सदस्य 10 होते हैं, जिसमें से एक तो होता है मुख्य सूचना आयुक्त और बाकी होते हैं अन्य सूचना आयुक्त, जिसमें से एक तो मुख्य सूचना आयुक्त और बाकी अन्य सूचना आयुक्त, अन्य सूचना आयुक्त। तो ये आपका हो गया सदस्य। अब इसकी जो है इनमें योग्यता क्या क्या होती है इनकी, तो अब चलते हैं योग्यता की तरफ। तो देखिएगा, योग्यता, सूचना आयुक्त में ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको विधि, प्रशासन, समाज सेवा, विधि, प्रशासन, समाज सेवा एवं जनसंचार का जो है अनुभव होना चाहिए। इन सभी क्षेत्रों में जिसको अनुभव होगा, विशेषज्ञ, वही इसकी योग्यता रखेगा। एक तरीके से हम कहें तो एक ओवरऑल व्यक्ति, मतलब ऑलराउंडर व्यक्ति, जिसको हर प्रकार की दिशाओं का ज्ञान हो, हर प्रकार की उसको अनुभव हो, वही व्यक्ति जो है सूचना आयुक्त के पद पर बैठेगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए, सूचना में बहुत सारे पहलू आते हैं कि इस पहलू में क्या हम दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्या इसके कारण हो सकते हैं, क्या वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, क्या अन्य कारण हो सकते हैं, क्या राजनीतिक कारण हो सकते हैं। तो इतना सारा अगर आपको समझना है तो आपको इन सभी क्षेत्रों में जो है प्रॉपर नॉलेज भी होनी चाहिए। अब बात करते हैं नियुक्ति कौन करेगा। तो बेटा इनकी नियुक्ति होती है कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा। नियुक्ति जो है वो कैसी होती है, वो होती है आपकी कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा। कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा। अब जो पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहा है और अगर संविधान नहीं पढ़ा हो तो ये कॉलेजियम क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिएगा, कॉलेजियम होता है ग्रुप, एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप के द्वारा एक ग्रुप बनाया जाता है और उस ग्रुप के द्वारा पर्टिकुलर उस व्यक्ति का चुनाव होता है जो कि उस कॉलेजियम के अंतर्गत आता है। ये आप जैसे संविधान जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे आयोग होते हैं जिन आयोग के बारे में आपको अलग से पढ़ना पड़ता है और उन्हीं सब जो आयोग है, उन्हीं आयोग में सबका अलग अलग कॉलेजियम में बहुत ही कंफ्यूजन करने वाले टर्म होते हैं। ये समझ में तो आ जाता है पर हम भूल जाते हैं, तो मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगी। कॉलेजियम मतलब एक समूह होता है और वो समूह जो है इसे कैसे नियुक्त करेगा। तो कॉलेजियम में पहली बात तो कर्ता कौन है इसकी नियुक्ति, तो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति किस किस के माध्यम से, तो 3 कॉलेजियम में 3 लोग होते हैं। देखिएगा, अब 3 लोग कौन कौन से होते हैं, तो 3 लोग पढ़ने से पहले आप इसका एक ट्रिक पढ़ लो। और ट्रिक क्या है, ट्रिक है पलक। जो ट्रिक है वो ट्रिक है आपकी पलक, पलक, ये आपकी ट्रिक है। क्या ट्रिक है, सूचना, जब भी सूचना प्राप्त करते तो मम्मी एक क्या मारती है, पंजा मारती है, तो 5 हो गया, 5 दूनी 10 यानी 10 मेंबर हो गए और पंजा मारती बच्चे की पलक झपक जाती है। तो इसका ट्रिक कॉलेजियम में क्या हो जाएगा, पलक। पै का मतलब क्या हुआ, आइए देखते हैं। तो पै का मतलब हो जाता है एक तो प्रधानमंत्री। इस कॉलेजियम में जो है प्रधानमंत्री, कॉलेजियम में प्रधानमंत्री जी होते हैं जो कि क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। ले का मतलब होता है लोकसभा विपक्ष का नेता। इसमें एक होता है लोकसभा विपक्ष का नेता। और अगर कै की बात करें तो एक कोई भी एक कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्रालय जो है वो राज्य में भी होता है और कैबिनेट जो मंत्रालय है वो सेंटर में भी होता है। तो चूंकि हम ये सेंटर की बात कर रहे हैं, हम केंद्रीय सूचना आयोग की बात कर रहे हैं, तो केंद्र में कोई भी एक कैबिनेट मंत्री,
कोई भी एक कैबिनेट मंत्री। तो पलक से आपको याद हो गया ना भाई, सबका कॉलेजियम अलग अलग आता है, सभी प्रकार की संस्था होती है, महिला आयोग हो गई, सूचना आयोग हो गया, या जो भी सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग हो गया, इन सभी में कॉलेजियम होता है, ध्यान रखिएगा। और सब मानव अधिकार आयोग हो गया। तो इन कॉलेजियम को बहुत ही अच्छे से आपको याद करना होता है, इनको हल्के में नहीं लेना है। क्वेश्चन आता है इनके कॉलेजियम में कौन शामिल नहीं होता है, तो शामिल पता होगा तब तो ये पता होगा कौन शामिल नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी में और क्या बात है, देखिए हमने एक बार फटाफट से इसका रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। केंद्रीय सूचना आयोग में स्थापना पढ़ ली, 5 सदस्य हमने 10 पढ़ लिए, मैंने ट्रिक से आपको लर्न भी करा दिया, योग्यता हमने हो गई है, और नियुक्ति। अब जो बात है कि कार्यकाल कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा, अगर हम कार्यकाल की बात करें, अगर हम कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल या तो होगा 5 वर्ष और या होगा 65 वर्ष। अब ये या 5 वर्ष या 65 वर्ष, ये क्या मतलब हुआ, ये इसका मतलब ये हुआ कि या तो कोई व्यक्ति, जैसे किसी की उम्र जो है मान लो आज कोई व्यक्ति 45 साल की एज में बैठा, तो 5 साल पूरे होने तक वो जो है इसके पद पर बना रहेगा। या फिर अगर हो सकता है कि उसकी एज 65 साल पहले हो जाती हो, मान लो कोई व्यक्ति 63 साल की एज में बैठा और उसके लिए कहा गया कि आपको जो कार्यकाल है 5 वर्ष है, तो फिर तो वो 63, 64, 65, 66, 67, 68 यानी 68 तक बैठना चाहिए, लेकिन वो 3 साल बाद ही वो अपने 65 साल पूरे कर लेता है। तो जो भी पहले हो जाए, या तो 65 साल का पूर्ण हो जाए, या फिर उससे उसकी एज तो हुई नहीं है और उससे पहले उसके 5 साल पूरे हो जाए, तो इसके मतलब ये हुआ कि 5 साल पूर्ण होने पर या 65 साल जो भी पहले हो जाए तब तक वो व्यक्ति अपने पद पर बैठता है। और इस पोस्ट पर पुनः नियुक्ति नहीं होती है, इसके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कौन बने थे, वजाहत हबी उल्लाह, ध्यान रखना, वजाहत हबी उल्लाह, ये सबसे पहले प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। ये प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। इसको भी ट्रिक से याद करिएगा, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। भाई मम्मी ने मारा पंजा, भाई सूचना, मम्मी बच्चों से सूचना प्राप्त करने के लिए बोलती है। कभी ना कभी आपके जीवन में भी ऐसा पल आया होगा, बचपन में ही सही, आपने कोई ऐसा कार्य किया होगा जिसके बारे में मम्मी को आपने सूचना नहीं दी है। अब मम्मी मारती है पहले पंजा, पंजा मारा तो 2005 हो गया, 5 दूनी 10, तो हमारे या हम 10 रुपये उठा के ले गए थे, जो भी आपको याद करना है, 5 दूनी 10 यानी 10 सदस्य थे। अब तीसरी बात अगर हमने पढ़ी तो ये पढ़ी कि वजह बताएं, मम्मी ने पूछा वजह बताएं, क्या वजह थी जो तू बिना पूछे चला गया, क्या वजह थी जो तू 10 रुपये बिना पूछे उठा के ले गया। तो वजह, सूचना एक वजह होती है ना, आप सूचना दो, वजह बताओ, तो इसलिए वजाहत हबी उल्लाह भारत के पहले सूचना आयुक्त थे। और वर्तमान की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में है सुधीर भार्गव जी, सुधीर भार्गव, इस बारे में भी आप याद रखिएगा, वर्तमान में सुधीर भार्गव है और पहले थे वजाहत हबी उल्लाह। अब क्वेश्चन आता है इनको कैसे हटाया जाता है, कार्यकाल हो गया। अब हटाने की बात करें तो हटाने में बहुत ही सिंपल होता है, बच्चे इसको पढ़ते नहीं है। अक्षमता, अक्षमता, अक्षमता मतलब होता है कि अगर वो व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए किसी वजह से अक्षम हो जाए, जैसे पागल हो जाए, जैसे दिवालिया हो जाए। और एक होता है कदाचार, कदाचार का मतलब होता है उस पर किसी संवैधानिक, जो संवैधानिक जिसे हम बोलते हैं, हाँ, संविधान के किसी पहलू का अतिक्रमण कर लिया, या वो संविधान के प्रति जो है शपथ सच्चा व्यक्ति नहीं है, गोपनीयता का पालन नहीं करता है, तो इसको बोलते हैं कदाचार। उसका जो आचार है, उसका जो आचरण है, वो संविधान के प्रति जो है बिल्कुल समर्पित नहीं है। तो यहाँ पर दोनों ही टर्म आएंगे, यानी कदाचार और अक्षमता के आरोप में, कदाचार और अक्षमता के आरोप में। कदाचार और अक्षमता के आरोप में कौन हटाता है,
तो हटाता है कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी हटाते हैं। और कैसे हटाते हैं? ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाकर। भाई देखो ये तो बनता ही है ना, सुप्रीम कोर्ट से जांच होगी पहले और उसके बाद में फिर अगर वो व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो यहाँ पर दोनों टर्म लर्न करना। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे हैं जब मैं सॉल्व पेपर करती हूँ। आप भी जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ें या कोई टॉपिक को पढ़ें तो उसके बाद में प्लीज़ आप सॉल्व पेपर पढ़िएगा, क्योंकि उसके थ्रू आपको ये पता पड़ता है कि हमने जो हम पढ़ रहे हैं तो उसको हमें किस प्रकार से किस पहलू को अच्छे से ध्यान रखना है। अन्यथा जब हम सेल्फ में पढ़ते हैं तो हमें लगता है हाँ ये इंपॉर्टेंट होगा, जो हमें याद नहीं होता है उसको हम खुद से ही ये बात बोल देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान रखिएगा, पढ़ना है आपको, पढ़ने के बाद में आपको उस टॉपिक के क्वेश्चन देखने हैं कि लास्ट ईयर कौन कौन से क्वेश्चन या किस किस प्रकार के जो है पिछले वर्षों में इस सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन यही था, तब से मुझे ये लगा कि भाई इसको भी इतना हाईलाइट करना है। ऑप्शन में था कदाचार के आरोप में, अक्षमता के आरोप में, कदाचार अथवा अक्षमता दोनों के आरोप में। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो इसमें आपको दोनों ही टर्म देखने हैं, इस प्रकार इनको हटाया जाता है। अब इसके कार्य क्या है? तो अब लास्ट हम कार्य पढ़ लेते हैं। तो कार्य देखिएगा, कार्य है अपीलीय अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना। हमने पढ़ा था ना एओ क्या है? एओ जो है उसके पास में जब हम गए तो उनके हम बातों से या उन्होंने हमको इसका आंसर नहीं दिया तो हम अपील लेकर कहाँ गए? हम गए एससी या फिर एसआईसी या फिर सीआईसी के पास में। तो ये क्या करता है? अपीलीय अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध सुनवाई करता है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई दोषी होता है, यानी लोक सूचना अधिकारी पर जो दोषी लोक सूचना अधिकारी है, अगर ये मतलब देखो एओ कुछ नहीं करेगा, अगर पीआईओ कोई सूचना गलत देता है, बताता नहीं है तो एओ को ये पावर नहीं है, लेकिन एसआईसी और सीआईसी को पावर है कि उसके नीचे वाली संस्था अगर एओ अधिकारी ये गलत सूचना देता है या फिर वो सूचना का हनन करता है तो अगर वो दोषी पाया जाता है तो 200 रुपये पर डे के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपये का जुर्माना लगाने का भी इनको जो है अधिकार है। ध्यान रखिएगा, अधिकतम 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगा सकता है। इसके अलावा सूचना के अधिकार का प्रचार प्रसार करना, टीवी पर, रेडियो पर आप बहुत सारे जो कार्यक्रम देखते हैं तो सूचना राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में नए वो जो है मतलब एडवर्टाइजमेंट आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यानी सूचना के अधिकार के बारे में, सूचना के अधिकार का प्रचार प्रसार करना, ये बात हो गई। अच्छा, इसके अलावा एक इसमें वर्ड और है, इसकी पावर्स क्या क्या है? पावर्स है सीपीसी 1908 एक्ट के तहत आयोग को समन जारी करने और शपथ पत्र पर गवाही लेने का और आरोपी की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों करने का अधिकार है। देखिएगा यहां पर मैंने बोला एक समन जारी करने का अधिकार, समन जारी, और एक मैंने बताया था शपथ पत्र पर गवाही लेने का, शपथ पत्र पर गवाही लेने का भी अधिकार है। यह है क्या? समन जारी करना। देखिएगा जैसे मान लीजिए कोई आरोपी व्यक्ति है, अगर उसके खिलाफ समन जारी हो जाता है तो ये कहा जाता है जिस भी स्थान पर कोर्ट में जहां भी उसको बुलाया जाता है वहां पर उस व्यक्ति की जो है उपस्थिति अनिवार्य कर दी जाती है। इसको बोलते हैं समन जारी करना। जैसे भाई आपके खिलाफ समन जारी हुआ है तो आपको वहां पर सम्मिलित होना है, वहां शामिल होना है, आपसे आप पूछताछ होगी कि भाई आपने ये कार्य किया नहीं किया, तो ये पावर रखता है। कोई व्यक्ति इसके लिए मुकर नहीं सकता है, मुकरेगा तो उसको जो है दंड का प्रावधान भी है। दूसरी बात हमने करी कि शपथ पत्र पर, जिसको हम एफिडेविट बोलते हैं, आपको ध्यान होगा, एफिडेविट पर गवाही लेने का भी अधिकार है। शपथ पत्र क्या होता है? जैसे मान लो मैं हूं, अब मेरे को बुलाया गया और पूछा गया कि आप सामने वाला जो संबंधित व्यक्ति है क्या आप इसको जानते हैं? तो मैं सोच रही हूँ कि भाई मैं क्यों उसके बारे में बताऊं, कल को मैं नहीं फंस जाऊं। तो मैंने कहा हाँ भैया मैं इसको नहीं जानती हूँ। क्या आप ये सही कह रहे हैं?
हाँ मैं ये सही कह रही हूँ, मैं इसको नहीं जानती हूँ। क्या भविष्य में, मुझसे पूछा गया, क्या भविष्य में आप इस व्यक्ति से मिले हैं? मैंने कहा नहीं, मैं तो कभी मैंने इसको देखा ही नहीं, आज पहली बार यहाँ पर देखा है। तो आप ये लिख कर दे दीजिएगा। बोले कहाँ लिखना है? भाई शपथ पत्र पर लिखना है। अब व्यक्ति दूझता है, क्यों दूझता है? क्योंकि अगर शपथ पत्र पर ये बात लिख दिया जाए और अगर किसी भी रिपोर्ट के द्वारा ये पाया जाता है कि आप इस व्यक्ति को जानते हैं, आप इससे बिल्कुल मिले हैं, तो फिर आपने ये लिख दिया कि भाई मैंने इसको कभी देखा नहीं है, मेरे द्वारा दी गई सूचना बिल्कुल सही है, तो फिर हमारे ऊपर उल्टी कार्यवाही हो जाती है। तो अगर जब भी शपथ पत्र की बात होती है तो व्यक्ति बिल्कुल सही बोलता है, क्योंकि उसमें ये प्रावधान होता है कि अगर इसमें आपने जो भी सूचना हमें दी है वो आपके हिसाब से बिल्कुल सही है, अगर वो गलत पाई जाती है तो फिर आपके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही होगी। तो इसे कहते हैं हम शपथ पत्र पर गवाही लेने का अधिकार भी किसको है? ये है हमारे CIC, केंद्रीय सूचना आयोग को। मेरे हिसाब से मैंने आपको जो समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने ट्रिक भी बता दिया आपको, इसमें ट्रिक बता दिया है। अब जो है हम अगले वीडियो में एक और बचा हुआ है राज्य सूचना आयोग, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, वो भी हम कर लेते हैं और फिर जो है पढ़ते हैं अगले कुछ नए जो है क्वेश्चन की तरफ नए GK में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।